किए। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताओ, जैसे कोई आता है जो वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से इसके साथ अटैच हो गया, मैं प्रेत हूँ, आत्मा हूँ, ऐसी कोई मतलब कितनी तरह की एंटिटी हमारे उसमें मिलती है? कोई डायन वगैरह भी आती है, डाकिनी शाकिनी, कोई ऐसी भी एंटिटी से आपका हुआ है सामना? हुआ मेरा सामना कहो या उतार तो हमने किए हैं, मेरा सामना तो कम होता है। हाँ, इस चीज़ में कम हुआ सामना, पर उतार मैंने किए हैं इन चीज़ को। जैसे एक लड़का भी हॉस्टल में था नैनीताल, तो वो बेचारा सूखते जा रहा था दिन पे दिन कमज़ोर हो गया, बहुत पतला हो गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड नहीं बन रहा है और जॉन्डिस है, पीलिया है, इसमें ये है, इन्फेक्शन है लीवर में, कई चीज़ें। एक बार उसको मेरे पास लाए, मैंने उसको ऐसी बभूति लगा दी गोलू महाराज की। मैंने कहा उनके नाम की हम बभूति लगा रहे हैं, देखो फ़ायदा हो गया तो आप फिर दोबारा आना, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद वो रोटी वोटी भी खाने लगा, सब कुछ फिट हुआ। तो फिर मैंने चौकी लगाई, उसको बिठाया सामने पे, जागरण भी था, प्लान सब बनाया था हम लोगों में। ये होता आराम लग गया था, फिर जागरण की शुरुआत होती है। जागरण था, कई लोग बैठे थे। तो जब हम खेलने लगे, हमारे पास गोलू महाराज की और गंगनाथ जी दो हुए हमारे पास, दोनों का जब अवतार हुआ तो एक मेढक का रूप दिखा हमें। मेढक का रूप दिखा तो वो ही मेढक बन के उसके बाथरूम में रहता था। एक अच्छा, बाथरूम में रहता था। अब वो पता नहीं, उनने कहा पता नहीं ये है ऐसे, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पहले कहा था कि तू एक तागा बांध देना जब ये तुझे वो ये कहता था कि मेरे पास एक रात को एक वाइट कलर की उसमें एक लेडी जाती है और बैठती है, बातें करती है। अब क्या है क्या नहीं था ये मुझे नहीं ज़्यादा पता। मैंने कहा तू जो भी आती है उसके तू एक डोरा बांध देना। तो उसने पैर में डोरा बांधा, उसके पैर में डोरा बांधा, धागे की रील छोड़ता रहा तो बाथरूम तक पहुंच गया। सुबह देखा तो मेढक के रूप पे वहाँ था। तो वही मेढक के रूप पे मेरे पास आई, तो जब हमने खेले तो वो कहने लगी कि मैं, और रूप बदलने लगी। कभी आंखों से ब्लड निकाल देना, कभी मुंह से जीभ से ब्लड निकाल देना, कभी बालों को फैला के खेलना, इस टाइप के खेलने लगी। फिर हमने बहुत कोशिशें करी। चिमटे हम लोग डालते हैं चूल्हे के अंदर, चिमटा डालते हैं, लाल करके हम लोग चाटते हैं उसको। जब हम लोग पे देवता खेलते हैं उसको चाटते हैं, फौड़ी डालते हैं। और गौमूत्र हमारे यहाँ पवित्र होता है, हम किलो के हिसाब से पी जाते हैं उसको हम, वो एंटीबायोटिक भी है से, और किडनी के लिए फ़ायदे के लिए। अब देखो उनने बता रखा है कि ये अच्छा है और एंटीबायोटिक है, इससे फ़ायदे हैं। और वो किया, फिर उसको खेल के उसको अवतारित करवाया, अवतारित करा के फिर माफ़ी मांगी उसने, फिर अपना रूप धारण किया। फिर उसको हमने जार में बंद करके ऊपर से कील मार के फिर शमशान में 3 फीट नीचे दबवाई। तो वो दिन है, ये दिन है। वो लड़का अभी ठीक है, फिट है। और अभी अब वो कहता मैंने अब तो नहीं कोई मेढक आ रहा। बोला नहीं पंडित जी अब कोई नहीं आती मेरे पास। तो गुरुजी, जो आप कह रहे थे मेढक रूप बदल रहा है, वो आपके जब आप ध्यान में थे तब आपके सामने था या वो उसी बच्चे नहीं, के रूप जब हमने जागरण शुरू करा, जब ढपली बजी, जागरण हुआ, अंगीठी जली और चारों तरफ से उसको घेरा गया, उसको भागने का मौका नहीं दिया कहीं से भी। उसको हमने चारों तरफ से दरवाजे बंद नहीं करे, खाली घेर दिया उसको। अपनी उससे हमने अपनी मंत्रों से घेर दिया। मंत्रों से घेरने के बाद वो हिल नहीं पाई कहीं को, तब उसे अवतार लिया। नहीं तो कभी वो छुप जाती, कभी कहती मैं देवी हूँ, कभी कहीं मैं ये हूँ, कभी कहीं वो। बहुत देर में जब जागरण लग के चिमटा अंगीठी में डाला, जब लाल करके हम लोग चाटने लगे, तब जाके उसका अवतार हुआ। तब जाके बोली कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, मैं पहले ये थी वो थी। उसे सारी अपनी बातें बताई। बताने के बाद मान भी गई और हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बाइज्जत हमने उसको रिहा कर दिया। और कसम रसम करवाते हैं हम लोग उसकी, जैसे मोमटनों में है फांसी दिलाते हैं, बड़ी सरकार इनकी होती है बदायूं मेरठ, वहाँ पे दिलाते। पर हमने ऐसे नहीं, हमने उसको अपने हिसाब से, अपने मंत्रों से उसको हमने जहाँ पहुँचाना है वहाँ हमने उसको पहुँचाया। आप कसम दिलाते हो कि दोबारा तंग नहीं करेंगे? नहीं, कसम नहीं होती है, कसम नहीं होती है, मंत्र से ही बंधन होते हैं, उसका हिस्सा दिया जाता है। जैसे कई लोग बलि देते हैं, मैंने बलि तो दी तो है पर मैंने करवाई नहीं अपने हाथ से कभी। जैसे खिचड़ी देना है और उसके साथ पंचफल, पंचमेवा, पंच मिठाई और ये चीज़ें दे के उसके कीलें गाड़नी पड़ती है, उसकी क्रिया होती है, उसको बंधन करके कि दोबारा किसी पे अटक ना करे।
अच्छा। और गुरुजी जैसे और भी पावरफुल ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कहा जाता है मसान हो गए या छलावा हो गए, ऐसे किसी से भी पाला पड़ा मसान तो हर जगह पे है, जैसे क्या बेताल घाट के मसान है कि वहाँ पे, और ब्यानधुरा पे मसान है, वो संगलों से बांधे हुए हैं। वो कहते हैं जब करवटें बदलते हैं तो संगलों की आवाज़ आती है। और जिन पे ये देवता कई प्रकार के, जैसे जिन पे ये चीज़ें आती हैं, ब्यानधुरा बाबा हैं और ये बेताल विक्रम, ये चीज़ें आती हैं, उनके सामने ये चीज़ें तो टिकती नहीं हैं। और भी शक्तिशाली देवताएं हमारे उत्तराखंड में एक से एक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो आमने सामने परिचय भी कर देते हैं, बता भी देते हैं हमें और भगा भी देते हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकार के देवी देवता हैं जो बहुत पावरफुल है? उत्तराखंड के जो देवी देवता है वो काफ़ी पावरफुल हैं। उनके आगे राजा महाराजा पीर पैगंबर कहो या कोई किसी की नहीं चलती उनके आगे। काफ़ी शक्तिशाली और अजमाए हुए हैं ये। जो मांगो वो मिलता है, जो चाहो वो मिलता है। जो किसी ने, जैसे एक बार देखो यहाँ अंडमान निकोबार में पानी का जहाज़ डूब गया था, तो बटालियन थी ये वाली पानी वाले, क्या बोलते हैं इनको, जो पानी वाले होते हैं, नेवी है, नेवी वाले। तो उनने डूबने लगा तो उनने कहा अगर आपके कुमाऊं पे कोई देवी है तो उसको पुकारो, तो तब हमारा यहाँ से उद्धार होगा। तो एक कुमाऊं बंधे ने अगर है तो हाट काली का, तो हमारी नैया पार लगा, इतने में वो पूरा जहाज पार कर दिया। आज भी हाट काली का पे 50 रुपये बटालियन कटती है हर बंदे पे, कि उस पे जाता है हर बंदे का, और उसमें इतनी शक्ति है, उसने डूबते को पार करा लिया। अब इससे बाकी आप क्या कहोगे, इससे बड़ी देवी कौन है? इतनी शक्तिशाली देवियां हैं, जो मांगो वो मिला। इनका ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, इनकी कृपा और इनकी महिमा इतनी ऊंची और इतनी आगे है कि परिक्रमा जितनी करो, जितना कहो वो भी कम है। गुरुजी, आपकी जैसे आपके शरीर पे देवी देवता प्रवेश करते हैं, तो आपके क्या नियम है, आप थोड़ा बता सकते हो अपने रूटीन और नियम के बारे में? आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है और अगर नहीं करा तो क्या दंड मिलता है आपको? देखो ये बात बहुत बड़ी है और उटपटांग भी है, और कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर नहीं, जो भी हमारा उत्तराखंड का बंधा देविक पूजा करता हो, पंडित हो, पुजारी हो, इसको हम लोग डंगरिये भी कहते हैं, और ये चीज़ है, तो उसने सुबह स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्नान तो सबके लिए ज़रूरी है, पर ये पूजा पाठ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भोजन अपने हाथ से बनाना है, खाना अपने हाथ से खाना है। और जो हमारे यहाँ घर पे लेडीज है, अपनी अर्धांगिनी जो 7 दिन उसका पीरियड्स होता है, उसके हाथ का नहीं खाना है। 5 दिन तक उसको किचन पे नहीं घुसना है। 7 दिन तक घर पे जोत नहीं जलेगी। जिसकी अगर अर्धांगिनी पीरियड से है तो उसका पति भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है, और उसको घर से अलग रखा जाता है। और अगर जो इस नियम का नहीं कर, और सूतक हो गया, सूतक बोलते हैं कि मौत को, बिरादरी जो मुंडन वाले होते हैं, उसमें अगर किसी की एक विकेट गिर गया तो 45 दिन तक वो लोग पूजा पाठ, मंदिर पे जागरण, घर पे न प्रसाद ले सकता है, न दे सकता है, न पूजा कर सकता है। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ नातक। नातक बोलते हैं 22 दिन का होता है। अगर बिरादरी में बच्चा पैदा हो गया तो उसने उसके नियम पे रहना है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है। घर पे चिराग नहीं जलेगा, शुद्ध वातावरण पे रहना, मंदिर वगैरह वगैरह जाना उसका मना होता है। ये अगर वो ना करे, इस चीज़ का परहेज ना करे, तो उसके ऊपर स्किन पे जो बीमारियां, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, इन्फेक्शन हो जाना है, और फोड़े फुंसी वगैरह निकल जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां हो जाती, बुखार भी आ जाता है, आंख लाल हो जाती है, कई चीज़ें। ये बिल्कुल ऑनलाइन है। आज अगर आप इस चीज़ को आजमा लो, जो भी हमारे डंगरिये पुजारी गुरु ये चीज़ें हैं, इसका परहेज ना करें तो दूसरे दिन ही इसका आप रिजल्ट देखिए। तब हम लोग को भोजन भी बाहर का किसी के द्वारा बना हुआ नहीं खाना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है। जल तक हमने ग्रहण नहीं करना है किसी के पास का। अच्छा, ऐसा भी होता है गुरुजी, जैसे आपके पास कोई आया, इसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी थी, और फिर उसको आपने ठीक कर दिया, उसके बाद भी आप उसको कुछ नियम कानून दे रहे हो कि तेरे को अब ये फॉलो करना है, उसके ऊपर भी आप कुछ उपाय डालते हो? नहीं, जब वो चीज़ छोड़ दी तो फिर तो आम आदमी है, उसको तो फिर आज़ाद है, फ्री है, वो तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया ना। फिर तो उसको कोई किसी की दबाव उसके ऊपर कोई बाधा या कुछ वो नहीं, आप कुछ नहीं रही। हाँ, दोबारा से वो कहीं कोई दूसरी चीज़ है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी उसको, वो हमारी गारंटी होती है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी।
और उसको आप कुछ धागा या कुछ देते हो ना कि ना कोई ना, धागा पास ही धूगा ना हम आए? नहीं बांधते, धागा धूगा कुछ नहीं, ना धागा ना, हाँ ये हमारे इसमें जनेऊ होता है, जनेऊ जरूर पहनना होता है, और धागा धूगा हम नहीं बांधते। वो तो धागा ये तंत्र मंत्र वाले, तांत्रिक वाले, जिनने क्रिया कर दी होती है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी बस में कर देना है, किसी की जायदाद बस में करनी है, वो मंत्र करके पैसों का बिजनेस करके अपने आप पे वो कर देना, बोला है हाँ तुम्हारे सारे काम बना देंगे, आप ये करो वो करो, धागा बांधो, लौंग बांधो, और इधर इधर को वो करो। ये नहीं, लौंग हमारा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक राख मैंने बताई, हम एक बभूति उसको बोलते हैं, राख से ही सारे काम करते हैं, सारे काम राख ही करता है, सारे काम राख से शुरू होते हैं और राख से समाप्त होते हैं। जब कोई आपके पास आता है गुरुजी, तो आप पहले उसे राख लगाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो वो आपको सामने आ पहले जाता हम है? उसको साफ, पाक उर्दू का शब्द है पाक, तो हम उसको साफ करते हैं, जैसे उसके हाथ पांव धो के आओ, उसके बाद गौमूत्र गंगा जल इससे हम उसको पवित्र करते हैं, सर पे छींटा मारा या पिलाया, ठीक है। तो वो तो अगर तभी खेलने लग जाते हो जी, उसमें दो होती है। अगर हिंदू धर्म की हवाई भी कई प्रकार की होती है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म से भी है, ईसोवासी से भी है, और ये मोमटन शक्ति अभी वो हवा कहते हैं, ऊपरी हवा का कहते हैं। अगर वो मुसलमान शक्ति है या हवा है तो वो गौमूत्र नहीं लेगा, तो उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे धर्म का है। उसका उपाय हम दूसरे हिसाब से करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे। और वो गंगा जल भी अवॉइड करते हैं? नहीं लेगा गंगा जल, और हमारी जो चीजें से हम पवित्र होते हैं उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं, जिससे हम पाक होते हैं तो उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं। उस चीज से हम ये पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास अभी कौन सी शक्ति चल रही है, हिंदू चल रही है या सिख चल रही है या मुसलमान शक्ति है, क्या आ रही है, हम उससे पहचान इसी से कर लेते हैं। और कई जगह एक बार हुआ था, एक लड़का था, इधर रैखाल बोलते हैं गाँव में, छोटा सा गाँव है, वो लड़का 6 में पढ़ता था, तो वो कभी पागल हो जाना, डंपर चला देना, कभी घर पे मार तोड़ करना, कभी कुछ भी, मतलब ऐसी हरकतें करने लग गया, ऐसी हरकतें करने लग गया। तो उसके बाद कई जगह घुमाया, डॉक्टर ने देखा, किसी ने साई को बोला बरेली ले जाओ, डॉक्टर आजकल तो दवाइयाँ देते ही हैं हर चीज़ का। अब बुरा तो डॉक्टर को भी नहीं कहना चाहिए, हमारी फैमिली से भी कई डॉक्टर हैं, उनसे कहते हैं कि वो डॉक्टर तो मर गया, नहीं कहते हैं सीवॉइस डेथ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सांस लेना भूल गया है, ठीक है। डॉक्टर ने तो सीधे कहना है कि सांस लेना भूल गया, तो वो उसने कुछ भी दिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास लाए, वो अभी भी है बच्चा, लाए, बातें करी, तो उसके बाद हमने जागरण का प्लान लगाया, वो बभूति पे नहीं आया, हमने जागरण का प्लान लगाया। उसमें जो थे, हम लोग 3 थे, एक गोलू महाराज के गुरु थे, एक गंगनाथ जी के गुरु थे, एक देवी माता जो हमारी है उसके गुरु थे, लेडीज़ थी, बुजुर्ग माता थी। जब चौकी लगाई, उसको बिठाया गया, तो वो हमारी मजाक बनाने लगा, बोला कि ये कौन है, क्या है, ऐसे क्यों बिठा दिया, और हमें क्यों बुला दिया, हमें क्यों बिठा दिया, ऐसे मजाक बनाने लगा। जब मैंने कहा गाय गौमूत्र का छींटा मारो, जागरण शुरू करो, तो उसने वहाँ उधम मचा दिया कि तोड़ फोड़, उठाना बैठाना सब कर दिया। तो फट पकड़ लिया उसको लड़कों ने, हाथ पे भी नहीं आया, ज़बरदस्ती। फिर जब देवियाँ प्रकट हुई, तीनों देवता खेले, तो वो साइड हो गया, वो हाथ जोड़ने लगा। फिर खुद पूछा, उसके ऊपर गंगा जल वगैरह डाला, तो सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ गया, एक दीवार पे चिपक गया, जैसे कि इस पे कोई चीज़ है ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसा बन गया, निर्जीव। तो फिर पूछा गया तू कौन है, तो तब उसने बताया कि मैं इरफान हूँ। तो कहाँ से, नाम बताया, मुझे आज भी याद है उसका नाम, इरफान। तो कहाँ से आया, बोला जिस पेड़ के नीचे इसने बाथरूम करी, वहाँ पे मैंने फांसी खाई थी। इतनी बड़ी बात उसने, तो वहाँ से मैं इसके पीछे आ गया, और ये इसको मैंने सब कुछ कर रखा है। वो कव्वालियाँ गाने लग जाता था, डंपर चलाने लग जाता था, ऐसी हरकतें करता था कि जैसे कि अब हम कह नहीं सकते, मतलब एक छोटा सा बच्चा था वो, मतलब बड़ों से भी ज़्यादा एक कातिल की तरह हरकतें करता था, जैसे एक कातिल होता है। तो उससे बचते थे, माँ बाप पेरेंट्स से परेशान हो गए। तो फिर लास्ट में पूछा तो क्या चाहता है, चलो ठीक है, इसने कर दिया, अब इसका उपाय भी तो है, बता तो दिया हम लोगों ने, या इसने बता दिया, इसका उपाय क्या है। उसने कहा कि इसका उपाय क्या खाएगा। अब उसने ऐसी चीज़ बताई जो चीज़ हम दे नहीं सकते। उसने बता दिया कि मैं ये चीज़ खाऊंगा। हमने कहा भैया कहाँ से लाएं, 1-8 किलो होता तो कहीं से ले आते। मैंने कहा भैया हमारे बस की जो चीज़ है वो बता। फिर वहाँ एक काठगोदाम है, वहाँ से यहाँ से 22 किलोमीटर चोरगलिया से हल्द्वानी, तो काठगोदाम थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है। ये नैनीताल निकलती है रोड, सीधे पुल से पहले एक मज़ार है, बोले उस मज़ार पे लेके जाओ। तो मैं उसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे खड़ा किया, उसके पेरेंट्स थे, मैं था, मेरे साथ और भी गुरु माताएं थी। गए तो उसने, हम दूर खड़े हो गए, हमें तो कोई नियम पता नहीं था उनका क्या है क्या नहीं है।
तो उसने वहाँ जाके, मैंने कहा भैया तू जो भी है तू यहाँ पे उसके वहाँ जो उनके मस्जिद के वो गुरु थे उनको बुलाया। उनने जैसे उल्टे पैर धोए, उल्टे करके मुंह धोया, ऐसे उल्टे हाथ धोए, बोला मैं जा रहा हूँ, कसम खा, और वो कुरान के ऊपर हाथ रखा, फिर एक हरी रंग की चादर दी, अगरबत्ती की वो पैकेट दी, और एक इत्र होती है लोगों की, इत्र दी उसमें, और गुलाब के फूल दिए, और कसम करवाई, और वो फिर छोड़ दिया उसने। बोला हमें गोश्त के पैसे दे के जाओ। वो गोश्त के हमने पैसे दिए, हमें पता नहीं गोश्त क्या है क्या नहीं, हम तो जानते नहीं है। बोले इसी चीज़ के लिए हम तर ये जाएंगे। उसी ने डिमांड रखी है ये डिमांड अंदर? उसी ने रखी, हमें नहीं पता गोश्त क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे जो चीज़ उसने मांगी। मैं ट्रैवल कर रहा था पहाड़ों में, तो मेरे पास एक मेल आया जा रहा था कंटिन्यूसली कि सर हेल्प चाहिए, और मैंने अपनी डिटेल शेयर कर रखी है, एक नंबर भी शेयर कर रखा है जिस पे लोग कांटेक्ट कर लेते हैं अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है तो भाई वहाँ पे एक फैमिली थी, वो कांटेक्ट कर रही थी, तो मैंने उनसे बात करी, पूछा उनसे कि क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तो वो कह रहे थे कि हमारी जो बेटी है वो रात को अलग अलग आवाज़ों में बात करती है और चिल्लाती है, और रात को जब वो अपने भाई के साथ सो रही होती है तो उसके कपड़े खोलती है वो। अच्छा। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मैंने बोला यार ये क्या स्टोरी है कि चिल्लाती है, चीखती है और कपड़े भाई के खोलती रहती है। तो कई बार उसकी फैमिली ने उसे नोटिस किया होगा ये करते हुए, और उसके भाई ने नोटिस किया, वो शाउट करने लग जाता है। तो वो मेरे से कहते कि सर आपको आना पड़ेगा, आप जितने पैसे लोगे जो भी लोगे हम वी आर रेडी टू पे, बट आप प्लीज़ आओ। तो मैं एक दिन बाद वापस दिल्ली आता हूँ, नेक्स्ट डे जयपुर के लिए निकल जाता हूँ भाई। तो जयपुर में भाई मैं जाता हूँ, मेरे को लगता है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होगी, तो मेरा एक वो रहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन कर लो, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ज़रूर है, मैंडेटरी है वो। तो इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलता, और काफ़ी बड़ा घर है उनका, और एक छोटी सी फैमिली है लेकिन घर बहुत बड़ा है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, रात को रुकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करते हैं, हम 2 लोग ही होते हैं वहाँ पे, 12-1 बजे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते रहते हैं। और बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी या जैसे नए पुरानी घर कंस्ट्रक्शन होते भाई, पुरानी कंस्ट्रक्शन है काफ़ी, मतलब ओल्ड है, पूरा विंटेज हाउस एक तरीके का, और नामी ग्रामी लोग हैं, वो बिजनेसमैन हैं, और ज्वेलर्स भी हैं, उनका क्लोथिंग का भी बिज़नेस है, और जयपुर में उनका अच्छा नाम भी है। तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ रात को, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, और सेम डे मैं उस लड़की को भी नोटिस कर रहा हूँ, जैसे नहीं अक्षय कुमार भूल भुलैया में हाँ, घूमता हाँ, रहता है, रात रात को चेक करता रहता है भाई क्या चल रहा है, कहाँ कुछ है तो नहीं है। तो मैं वहाँ पे लोगों को भी देख रहा होता हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, बट मेरे को कुछ वहाँ पे दिखता नहीं है उस टाइम पे। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट डे मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे तो कुछ मुझे नोटिस हुआ नहीं, और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं आया। तो मेरे से कहते हैं कि भाई सर यहाँ पे कुछ है, आप मानो मेरी बेटी रात को यहाँ पे चीखती है, चिल्लाती है, और आपके सामने नहीं चिल्ला रही, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैं नेक्स्ट डे रुकता हूँ, नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो यार हो सकता है आज कुछ नहीं है, कल कुछ होगा। तो फिर हम नेक्स्ट डे भी इन्वेस्टिगेशन, भाई उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता, और वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहती है। हाँ बट एक चीज़ थी उस घर में, उस लड़की को हम नोटिस ज़रूर कर रहे थे, मैं और मेरा जो टीम मेंबर है, कि वो थोड़े से वियर्ड रिएक्शन देती रहती थी। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो वो आ रही है तो वो बड़ी अलग तरीके से देखती थी हमेशा, जैसे नहीं टेढ़ी नज़र से देखना, जैसे शकी नज़र से देखना, तो वो ऐसे नोटिस करती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कुछ हो सकता है, शायद मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकती है लड़की, तो ये रीज़न तो नहीं है भाई, इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है, कोई पोजेशन। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन जो आप ये 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो ये आप थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हो कि आप क्या किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और क्या? भाई मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव, कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है, स्पिरिट तो नहीं है जो उस घर में एग्जिस्ट करती हो और रात को वो उस लड़की के अंदर आती हो। क्या पता वो लड़की जब रिएक्ट नहीं कर रही तो वो स्पिरिट कहीं ना कहीं घर में घूम रही है, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगी, तो शायद मैं ये समझ पाऊँ कि वो कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो आप वो मोशन सेंसर और जो मेरी टूल्स और मशीन्स जो भी हाँ इक्विपमेंट्स हैं मेरे, मैं उसे यूज़ करता हूँ। पहले मेरा मेन मोटो यही रहता है यार कि ना भाई मैं सोचता हूँ कि घर में कुछ ना कुछ ना हो नेगेटिव, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ पर्सन के पास कि फिर उसको देखते हैं। ऐसा सेम केस मेरे साथ पहले भी हो रखा है, तो मैं वहाँ पे भाई नेक्स्ट डे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर उसके बाद वो उसकी फैमिली वाले जब हम उनके पास या मेरे पास टाइम होता था तो हम डिस्कस करते रहते, तो उन्होंने खुल के ये बात मुझे बताई कि ये लड़की रात को चीखती चिल्लाती है, दिन में चीखती चिल्लाती है, और
अपने भाई को ना हमेशा घूर घूर के देखती रहती है। अब आप कह सकते हैं जैसे कि काफ़ी मतलब उसके अंदर कुछ रिवेंज वाली फीलिंग हो या बड़ी डेस्परेट सी फीलिंग हो, तो वो बड़ी डेस्परेट दिखती है। तो उसका भाई बताता है, मैं उसके भाई को बुलाता हूँ, एक रूम में ले जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ बेटा होता क्या है आपके साथ? कहता कुछ नहीं, दीदी रात को आती है, हम साथ ही सोते हैं, लेकिन सोते सोते दीदी मेरे कपड़े खोलने लग जाती है, इवन ऊपर के और नीचे के, इवन अंडरवेयर भी उतार देती है। क्या एज है भाई बच्चों की? भाई बच्चे की एज है करीब 10 साल लड़के की, और जो उसकी सिस्टर है वो 13.5 साल की है, 13 साल की। तो मैं बड़ा वो हो जाता हूँ कि यार ये क्या है। मैंने बोला ये कितनी बार हुआ बेटा? कह रहा भैया मैंने मम्मी को नहीं बताया, लेकिन कई बार वो मेरे कपड़े हटाती हैं और मेरी बॉडी के पार्ट्स को टच करती हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा लफड़े वाली चीज़ है यार, ऐसा क्या है ये? तो कई बार जैसे होता है ना, कुछ ऐसी स्पिरिट भी होती है जो काफ़ी डेस्परेट रहती है, जिनको इंटीमेट होने का बड़ा वो रहता है कि वो किसी न किसी के साथ इंटीमेट हो, लेकिन वो तो उसका सगा भाई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है। वो फिर मेरे केस से हट गया कि यार ये मेरे अंडर नहीं है, ये मुझे ना भाई बाबा जी से बात करनी पड़ेगी, मैं उनसे पूछता हूँ क्या है क्या नहीं। तो उस दिन मैंने लास्ट नाइट पे, जो मेरी लास्ट नाइट थी वहाँ पे, मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आज घर में घूमेंगे जैसे भूल भुलैया में घूमते हैं, देखते हैं यार क्या होता है होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना उस लड़की की विंडो पे उसे नोटिस ज़रूर करके आता हूँ, बट उस टाइम पे वो सो रही होती है। अच्छा। हाँ, तो मैं देख के आता हूँ, मैं अपने इसको टीम मेंबर को भी लेके जाता हूँ, मैं चला नोटिस करते हैं। और मैंने उसकी फैमिली को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जी मैं आपके घर में घूमता रहूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं आपको ये लगे कि मेरे घर में रात को क्यों घूम रहे हो आप, क्योंकि मेरा काम ये, मेरी जॉब ये है, आपने मुझे इसके लिए पैसे दिए। तो मैं उनके घर में जब घूम रहा था मुझे कुछ दिखता नहीं, तो रात को 3 साढ़े 3 बजे करीब मैं और मेरा वो जो टीम मेंबर है वो साथ में सो रहा होता है, मैं ऐसे फ़ोन चला रहा होता हूँ, मैं स्नैपचैट पे किसी से बात कर रहा होता हूँ उस टाइम पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मेरे डोर को कोई ओपन करता है। उस टाइम पे लाइट तो बंद रहती है, और जैसे ही डोर ओपन होता है तो वहाँ पे लाइट जलती है, और वो लड़की 13.5 साल की भाई न्यूड मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? कंप्लीटली न्यूड भाई, एक तन पे कपड़ा नहीं है उसके। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं शीट लेता हूँ जो मैंने ओढ़ी हुई होती है चादर, मैं उसके शरीर पे डालने लगता हूँ। वो मेरे सामने जो साथ में कैमरामैन है वो भी फटाफट कपड़े लेता है, और फिर मैं बड़ी तेज़ चिल्लाता हूँ, और उसको पकड़ने के बाद अब तक उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, उसके मदर और फादर आ जाते हैं, और वो देखते हैं मैंने, फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे 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 हो गया। कह रहा सर हम कह रहे थे ना, लेकिन उनको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब ऑब्वियसली वो तो होगी यार, एक बेटी आ और रही है। वैसे वो सिर्फ आके खड़ी हुई थी या कुछ उसने करा भी भाई था? वो सिर्फ खड़ी ही हुई थी, तब तक मैंने उसको कोई सेकंड चांस दिया ही नहीं कि वो कुछ एक्शन ले। क्या पता वो मुझे मारती, क्या पता वो कोई और एक्शन लेती, तो मैंने वो उसे सेकंड चांस दिया ही नहीं। मैंने फटाफट कपड़े उसके ऊपर डाल दिए, और जैसे ही मैंने डाले उसके भाई उसकी मदर बड़ी तेज तेज रोने लग गई। मैंने बोला कि जैसे ये आपके लिए वैसे मेरे लिए भी बेटी ही समान समझो या मेरी बहन समान समझो। तो मैंने ये बात यहाँ तक रहेगी, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने इसकी फ़ोटोज़ डाल देनी है, अगर हमारे पास इसकी पिक्चर्स भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो फिर वो कहते हैं देखो मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ है। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से निकलता हूँ, उनको बस इतना बोल के आता हूँ कि नेक्स्ट डे आप मेरे साथ आना, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा, वहाँ मैं इनको दिखवाऊँगा। फिर भाई मैं उस लड़की को लेके जाता हूँ, वो मेरे घर के वहीं नियर बाय लोकेशन पे आते हैं, फिर हम साथ में ट्रैवल करते हैं। फिर मैं यूपी जाता हूँ अपने बाबा जी के पास, उनके पास उस लड़की को बिठाता हूँ। तो बिठाने के बाद हम थोड़ी देर तक वेट करते रहते हैं, बाबा अपनी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। रास्ते में वैसे कुछ नहीं करती हो कि नहीं जाना या नहीं? नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली उसको ये पहले इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि इसको ये मत बताना हम कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या पता ये फिर ना जाए, रुक जाए। फिर भाई हम उसको लेके जाते हैं, शाम हो जाती है, तो बाबा कहते हैं सुबह मिलूँगा, अब मेरी पूजा का टाइम हो गया, तपस्या का टाइम हो गया, अब मैं सुबह मिलूँगा। तो हम फिर रात को मतलब उनको होटल करा देते हैं, और फिर मेरे नोन के लोग हैं तो मैं वहाँ पे स्टे करने लग जाता हूँ। तो भाई स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उनके पास जाते हैं, सुबह 9:30-10 बजे करीब। वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं और देखते हैं कि बाबा वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा के हाथ में ऑलरेडी एक लाल कपड़ा है, और लाल कपड़े को वो हाथ में लेके बैठे हैं,
और जैसे ही हम उस लड़की को वहाँ पे बिठाते हैं तो बाबा कहते हैं इसके पहले हाथों पे कपड़ा बांध दे। मैंने कहा क्यों? कहते मुझे पता है क्या है इसके अंदर। फिर बाबा वहाँ पे बता देते हैं, मतलब बाबा उस टाइम ओपनली ये बात बोल रहे हैं कि जयपुर से आए हो। मैंने कहा जी हाँ। तब तक फ़ोन पे ये डिस्कस नहीं हुआ था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। तो जैसे ही हम आ जाते हैं जयपुर से आ रहे हैं, मतलब हाँ, कह रहे ये तो बड़ी बेकार लड़की है। मतलब बाबा लड़की, कह रहे लड़की मतलब बड़ी आत्मा इसकी बड़ी अशुद्ध हो रखी है, ऐसे करके बोले मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे चलो बैठो। वो थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी पूजा वूजा और ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद उस लड़की में से अलग एक वॉइस आ रही होती है जो एक्चुअली में वो 13.5 साल की नहीं लग रही, उस टाइम पे वो लग रही है 30-35 साल की लड़की। अच्छा, मोटी हो गई आवाज। हाँ, आवाज़ मोटी होगी, उसकी हैवी वॉइस होगी एकदम काफ़ी ज़्यादा, और आंखें मतलब बड़ी बड़ी उसने कर ली, और वो हम सबको ऐसे नोटिस कर रही है और देखे जा रही है। फिर बाबा बोलते क्या चाहती है तू? सिर्फ इतना बोलते हैं। फिर वो अपनी हिस्ट्री बताती है, जैसे भूल भुलैया में भी उसके साथ हिस्ट्री थी, वो सेम ऐसी ही कुछ रिलेटेड है। उसकी एक हिस्ट्री होती है कि भाई जब लाइक उसकी एज होती है 17-18 साल की, नाबालिग होती है, वो अपने लवर के साथ, जैसे होता भी है, वो अपने लवर के साथ अपनी फैमिली वालों से पकड़ी जाती है एक रूम में, जिस वजह से उसे मतलब आप कह सकते हो कि इतना शेम फील होता है, ऐसा लगता है कि आज मेरे फैमिली वालों ने ये सब मुझे देख लिया। उस समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस सिचुएशन में देख लिया कि जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके घर वाले उसको ताना वाना मारते रहते हैं, तूने ये कर लिया, तेरी शादी, तू मर जानी चाहिए थी, ये कर देना चाहिए था, वो कर जाना चाहिए था। तो वो सब कुछ बता रही है, और बता रही है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। ये जो इसका भाई था, मतलब वो जो लड़की जो 35 साल की उस लड़की के अंदर अभी, उसका वो ब्रदर था जो साथ में आया था। जो 10 साल का है आज। नहीं छोटा वाला नहीं, मतलब उसका वो भाई था जिसकी फैमिली के यहाँ हम गए थे ना, उसकी बहन थी वो 30-35 साल वाली। अच्छा, मतलब जो मेन फैमिली का मेल था। हाँ मेल था। हाँ, उसकी वो सिस्टर थी। तो वो बोलती है कि इसने मुझे ताने दे दे के, इसने मुझे कई बार बोला कि जहर खा के मर जा, जहर खा के मर जा। तो इसने मेरे को इतना सुनाया है, इतनी मेरी बेइज्जती करी है, ये सब जो भी इंसल्ट फील उस टाइम पे वो कराते थे। तो उसने भाई सुसाइड कर लिया था। ओ, सुसाइड कर लिया था उसने, आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो ये कहती थी कि मुझे अपनी फैमिली से दिक्कत नहीं थी, मुझे अपने भाई से प्रॉब्लम थी। मैं चाहती थी कि मैं भी उसको बताऊं कि बेइज्जती बदनामी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली वो जो बच्ची है उसके जो फादर हैं वो उसके भाई थे। भाई थे, हाँ। जो 30 साल की जो 30-35 साल जो स्पिरिट थी जो। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद वो उसको बोलते थे कि भाई मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि एक क्या महसूस होता है जब आप ये कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि उस फैमिली ने उस टाइम पे उनको पकड़ा था एक ऐसी सिचुएशन में, तो वो चाहती थी कि ये मेरा ब्रदर और जो मेरी भाभी है, ये भी अपनी सगे बच्चों को उस सिचुएशन में देखें कि भाई कैसा फील होता है। क्या तब आप अपने बच्चों को मार दोगे अगर आप उस टाइम पे ऐसे पकड़ लोगे? बाकी उसकी और भी चीज़ें थी कि इन्होंने मुझे परेशान रखा, इन्होंने फैमिली वालों ने कभी प्यार नहीं दिया, ये वो सारी अपनी उसके अलग जो होता ही है नॉर्मली हर जगह। उसके बाद भाई फिर बाबा जी ने किया, उसको बोला, फिर उनको कुछ उपाय बताए, क्रियाएं बताई, करी पूजा, फिर जाके भाई वो चीज़ उसके घर से हटी। कितने दिन में रिजॉल्व हुई भाई फिर? मतलब भाई हमें वहाँ पे 2 दिन लग गए थे यूपी में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि 4-5 दिन बाद आप नोटिस करने लग जाना, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अभी तक भाई कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है जो ऐसा हो रहा हो, लेकिन वो फाइनली रिजॉल्व हो गया। बट ये कहानी देख के ना मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार क्या हो रहा है। मतलब मैं रूम में हूँ भाई, वो न्यूड थी लड़की। भाई वो यही चीज तो बिल्कुल हैरान करने देने वाली मुझे तो भाई उस टाइम ऐसा हो गया कि मैंने क्या, मतलब क्या है ये, मतलब मैं तो उसे बहन बेटी ही समझ रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ बताओ यार क्या हो रहा है। और उस लड़की की लाइफ देखो, उसको तो ये पता भी नहीं है, अभी वो 13-14 साल की है, कि बाद में जाके कभी जब वो बड़ी होगी, एक मैच्योर्ड होगी जब, तो उसे कभी ये पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया था, तो वो भी रिग्रेट और शेम से। और उस टाइम पे भाई जब आप ले गए थे, जब गुरुजी पूछ रहे थे, तो वो वायलेंट भी हो रही थी, ऐसा कुछ था? बस जवाब दे रही थी? नहीं भाई, पहले वायलेंट हो रही थी, मैं बता रहा हूँ ना, वो देख रही थी और आवाज़ निकाले जा रही थी।
मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मैं इसको बताऊंगी, इस कुत्ते को मैं बताऊंगी, और अब्यूज़ कर रही थी, गालियाँ दे रही थी, बहुत अब्यूज़, बहुत गंदी गालियाँ दे रही थी, अब्यूज़ करे जा रही थी। और जब मैं उस क्लाइंट के पास गया था तब मैं उसको ये बोल रहा था, मैंने सर आप तो बड़े समझदार थे यार, आप बड़े सॉर्टेड बंदे लग रहे थे मुझे, क्या आपने एक बार फिर मैंने तो, मेरे को तो बोलने का मौका नहीं दिया, गुरुजी ने उनको इतना सुनाया कि तुम्हारी तो बहन ही थी, तुम्हारी बहन थी, उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी थी, उसके साथ ये तुमने सब क्यों किया, आज भुगत रहे हो ना। फिर भाई उन्होंने बड़े पैर छुए, रोने लग गया वो इंसान, फिर उसकी भाभी, मतलब जो लड़की की थी, फिर वो रोने होने लग गए, फिर गुरुजी ने सॉल्व किया, फिर गुरुजी ने, बट उनको ऐसा उपाय बताया, आप मानोगे नहीं कि उनको वो उपाय करने के लिए अभी भी कम से कम अपने आप को बहुत कष्ट देना पड़ेगा। गुरुजी ने ये बोल दिया कि ऐसे नहीं निकलने दूंगा। कैसा उपाय है भाई? भाई मतलब थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि उनको बोला कि आप जितने भी अब सारे ज्योतिर्लिंग करके आओगे, मतलब हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं इनको कष्ट देना चाहता हूँ, कह रहा है क्योंकि इन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने इनको बताया कि सारे ज्योतिर्लिंग तुम्हें कवर करने हैं, और भाई हर महीने अपने घर पे रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बताई, फास्ट बता दिए उनको कि भाई फास्ट करना, एवरी ट्यूसडे फास्ट रखना, और अगर नहीं किया तो तुम ये समझ लो कि निकल नहीं पाओगे। और अगर अब भी वो सुन भी रहे होंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा होगा ज़रूर, उन्होंने बोला अगर ये नहीं करेंगे तो वो दोबारा चीज़ होगी ज़रूर। तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके, भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ, प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी, सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिवरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे, डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई, बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है, और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है। तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद
मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था। कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी, उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो वो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे। मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने। भाई मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई। और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है, उस पूरी बस के अंदर हड्डियाँ अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी 250 रैंडम मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं। वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे। और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है। ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए, आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए। मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे तो मुझे आंसर्स मिले उसके, कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया। मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक। भाई फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली खड़ी हो गई है। और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया। उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी। तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे। कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट हैं, एग्जिस्ट कर रही है।
भाई उसका खौफ खत्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई, तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था, तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया है, ऐसा नहीं है कि मैं आज उन्हें आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ Randomly होने आ लग गया। गया, हाँ, रैंडम randomly। होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने, कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया। कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आए, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है, और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी, या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी, या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हम हाँ तो भाई, वो रिस्पॉन्स मिले तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को। लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा। तो वो रीज़न, मेजर एक रीज़न ये भी है भाई वहाँ पे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।